हिस्ट्री की पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया है सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उसके विभिन्न मत, विद्वानों के मत क्या थे, अंत में कंक्लूजन क्या हुआ। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ और भारतीय परवर्ती भारतीय समाज को उसकी देन क्या है। वेलकम इन माय हिस्ट्री क्लास स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से मत हैं उद्भव के जो विद्वानों द्वारा दिए गए, विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। तो अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो उद्भव के संदर्भ में कई मत दिए गए। जैसे पहला तो है सुमेरियन सभ्यता से, इसकी उत्पत्ति सुमेरियन सभ्यता से मानने वाले विद्वान, सुमेरियन सभ्यता से। दूसरी आर्यों द्वारा विकसित। तीसरी मान सकते हैं द्रविड़। और चौथी अगर देखें तो चौथी यहाँ की स्थानीय, ग्रामीण या पूर्व हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से विकसित, पूर्व हड़प्पा सभ्यता से विकसित। ये विभिन्न मत हैं जो विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनको एक एक कर हम देखेंगे। तो पहले अगर इसको देखें सुमेरियन सभ्यता से विकसित, तो इसमें मुख्य जो मत देने वाले विद्वान थे उसमें गार्डन चाइल्ड थे, मार्शल थे, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर। ये तीन विद्वान थे। उनका कहना था कि सुमेरियन सभ्यता से इसकी बहुत सारी समानताएं हैं इस सभ्यता की। जैसे पहली समानता है दोनों नगरीय थी, पहली समानता है दोनों नगरीय थी। दूसरी तांबे और कांसे के बर्तन यूज करते थे, तांबे एवं कांसे के बर्तन दोनों सभ्यताएं यूज करती थी। तीसरी चाक पे बर्तन, चाक पर बर्तन बनाते थे। चौथी लिपि का ज्ञान था दोनों सभ्यताओं को, लिपि का ज्ञान था। इसके अलावा इनकी कला संस्कृति में भी थोड़ी समानता थी। तो अगर एक सामान्य सतही तौर पर देखा जाए तो ये समानताएं सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं कि सुमेरियन सभ्यता से ये सभ्यता प्रभावित हुई थी या सुमेरियन सभ्यता ने इसके विकास में सहायता की थी। इन विद्वानों ने कहा कि ये सिंधु सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता की एक उपनिवेश थी। अब उपनिवेश जो होगा वो अपने मूल देश से निश्चित तौर पे उन्नत नहीं होगा, नीचे ही होगा, क्योंकि वहाँ से चीज़ें आते आते थोड़ी सी कम तो हो ही जाएंगी। मूल देश जब स्ट्रांग होगा तभी किसी को उपनिवेश बना पाएगा। और यहाँ पर स्थितियाँ उल्टी थीं। जैसे नगरीय सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर नगरीय सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीकरण था वो बहुत उन्नत था सुमेरियन सभ्यता के अनुसार। सुमेरियन सभ्यता की बनस्पत सुमेरियन सभ्यता उतनी उन्नत नहीं थी जितनी जिस स्तर का नगरीकरण यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है। दूसरी, और यहाँ पर दोनों सभ्यताओं में हालांकि कच्ची और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो ग्रिड प्रणाली, जो सड़कों का विन्यास, नालियाँ, जो सिस्टम यहाँ डेवलप था, वो सिस्टम वहाँ पर डेवलप नहीं था, उतना अच्छा डेवलप नहीं था। इसलिए ये सभ्यता उन्नत थी। अब उल्टा इसका कर सकते हैं कि सिंधु की वो उपनिवेश हो सकती थी, लेकिन वहाँ का उपनिवेश इसे नहीं मान सकते हैं। दूसरा, तांबे एवं कांसे का प्रयोग। दोनों सभ्यताओं में तांबे और कांसे का प्रयोग होता था, लेकिन मेटलर्जी का स्तर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सुमेरियन सभ्यता से उच्च था। चाक पर बर्तन दोनों सभ्यताओं में बनते थे, लेकिन बर्तन की जो क्वालिटी थी, मृण मूर्तियाँ थीं, बहुत सारे जो कलाकृतियाँ थीं, ये इनका स्तर अच्छा था। लिपि का ज्ञान, हम जानते हैं कि लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में 400 पिक्टोग्राफ हैं, लेख चित्रात्मक लिपि है, ये अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। जबकि सुमेरियन सभ्यता में 900 अक्षर हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे समानताओं के बावजूद
इसको उपनिवेश मानना समीचीन नहीं होगा, क्योंकि ये सभ्यता अगर उपनिवेश होती, सिंधु घाटी सभ्यता अगर सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश होती तो सुमेरियन सभ्यता से उन्नत नहीं होती, जबकि ये उन्नत है। और दूसरी चीज़, कोई किसी सभ्यता का पूर्व रूप वही हो सकता है जो उसके साथ साथ विद्वान रही हो, उसमें स्तरीकरण हो या स्तर के रूप में विकास उसमें दिखाई पड़ता हो, उसकी जो प्रणाली है, चाहे संस्कृति हो, रहन सहन हो, तो वो उसमें परिलक्षित होना चाहिए और धीरे धीरे क्रम दिखाई पड़ना चाहिए कि आगे बढ़ता हुआ विकास क्रम है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो सुमेरियन सभ्यता को इस एक सिरे से, और दूसरी चीज़ इसका जो ये परिकल्पना जो की गई थी, जब पूर्व हड़प्पा सभ्यता के या पूर्व स्थल नहीं खोदे गए थे, तो उस समय की परिकल्पना थी, इसलिए जो है अब इसे वैज्ञानिक सिरे से खारिज कर देते हैं। दूसरी जो सभ्यता है वो आर्यों द्वारा विकसित मानते हैं, उसमें एस.आर. राव का महत्वपूर्ण भूमिका है, जो इसके मानने वाले प्रमुख विद्वानों में है एस.आर. राव। तो एस.आर. राव जैसे अन्य विद्वान, कुछ विदेशी विद्वान भी हैं, मानते हैं कि एस.आर. राव। अब लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर बहुत है दोनों सभ्यताओं में। अंतर क्या है? जैसे पहला अंतर यह है कि सिंधु सभ्यता, यहाँ अगर हम सिंधु लिख दें, सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता क्या है? नगरीकृत है, नगरीकृत है। और वैदिक सभ्यता क्या है? ग्रामीण है। एकदम स्पष्ट है। यहाँ के लोग पक्के घर में रहते थे, ईंटों के मकान में पक्के घर थे इनके, और यहाँ पर घास फूस के घर थे। स्पष्ट है दोनों अंतर। तीसरा, यहाँ पर व्यापार प्रमुख था, यहाँ पर कृषि, यहाँ पर पशुपालन, पशुचारण, यहाँ पर वृषभ, यहाँ पर गाय, ये गाय को पूज्य मानते थे, ये वृषभ को पूज्य मानते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर आपका कांसे और तांबे के हथियार थे, कांसे तांबे पत्थर के हो। यहाँ पर बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान लोगों को हो गया था। देवी देवता की बात करें तो यहाँ लिंग पूजा सिंधु में। इसके अलावा शिव, पशुपति शिव मान सकते हैं, मातृदेवी, और यहाँ इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की पूजा करते थे। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं यहाँ पर ये इनको अश्व का ज्ञान स्पष्ट नहीं है, इनके अश्व का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। और यहाँ पर इनकी पूरी जो इन्होंने आक्रमण करते थे वो अश्व के द्वारा, अश्व प्रमुख पशु था इनका। ये इनको हाथी और शेर का ज्ञान था, सिंधु सभ्यता के लोगों को, इन्हें नहीं था। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर हैं जो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता की इस बात को सिरे से नकारते हैं। लेकिन कुछ समानताएं भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि नगरीकरण का स्तर, अगर नगरीकरण की बात करें, नगरीकरण की अगर बात करें तो नगरीकरण भले ही वहाँ पर दिखता नहीं हो, लेकिन उनके साहित्य में नगरीकरण का जो स्तर सिंधु घाटी सभ्यता में था, वो स्तर यहाँ पर इनके ऋग्वेद में भौतिक रूप से वो संस्कृत दिखती है, उससे अच्छी संस्कृत दिखती है। दूसरा, लिपि का ज्ञान, सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को लिपि का ज्ञान था, इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। लेकिन ये कहना जो है थोड़ी सी अटपटा लगता है कि ऋग्वेद के रचनाकारों को लिपि का ज्ञान नहीं था। संभवतः इन लोगों ने जो ऋग्वेद में रहस्यात्मक बातें या जो आध्यात्मिक बातें की गई हैं, भौतिक बातें भी की गई हैं, उन सब बातों के लिए लिपि को सहयोगी नहीं बल्कि एक बंधन माना गया, इसलिए मौखिक ही शिक्षा उनकी थी। उन्होंने लिपि का प्रयोग नहीं किया। लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं लगता कि ऋग्वेद के रचनाकार, जिनकी जो इतने उच्च स्तर पर जिन लोगों ने रचना किया है, उन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं रहा होगा।
इसके अलावा यज्ञ हम जानते हैं, कालीबंगा और लोथल में कालीबंगा में तो दो दो की यज्ञ वेदियाँ बहुत सारी मिली हैं, लोथल में यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। तो यज्ञ वेदी का यज्ञ हम जानते हैं कि यहाँ पर वैदिक सभ्यता में यज्ञ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यज्ञ ऋग्वेद में भी, उत्तर वैदिक काल में, बाद के समय में यज्ञ, आज भी यज्ञ किए जाते हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ किए जाते थे। इसके अलावा सामूहिक स्नान प्रणाली देखते हैं। सामूहिक स्नान प्रणाली भी जो पवित्र स्नान माना जाता था वो भी ऋग्वेद यहाँ पर प्रचलित था। पशुपत शिव बाद में शिव रुद्र के रूप में प्रचलित हुए, उनका यहाँ से सीधा संबंध जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम दोनों सभ्यताओं में कॉमन पाते हैं, बहुत गहराई से जुड़ी हुई पाते हैं। तो इससे थोड़ी सी ये लगता है कि हो सकता है इन सभ्यताओं इसका कोई कुछ प्रभाव रहा हो उद्भव में, उसके विनाश के साथ ही उद्भव में भी रहा हो। लेकिन यह है कि ये सब संभावना कम लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा गैप है, सिंधु सभ्यता जो है, इसका समय, सिंधु सभ्यता का समय जो होता है ये 1750 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, ये हम इसको पतनावस्था में पाते हैं 1750 ईसा पूर्व में। और ये सभ्यता जो आती है, वैदिक सभ्यता जो आती है, ये 1500 ईसा पूर्व में आती है। तो ये 150 वर्ष का गैप है। 150 वर्ष बाद ये सभ्यता शुरू होती है। तो इस गैप को अभी भी भरने में, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जाती है या वैदिक सभ्यता का कोई लिपि युक्त लेख नहीं मिलता है जो वहाँ का लिखा हुआ हो, ऋग्वेद के अलावा, ऋग्वेद या वेदों के अलावा, तब तक इस समस्या को सुलझाना थोड़ा सा कठिन है और इस परिकल्पना को मानना भी थोड़ा कठिन है। लेकिन कहीं न कहीं से लिंक तो जरूर दिखता है। तीसरा द्रविड़ सभ्यता है। तो कुछ विद्वानों को मानना है कि द्रविड़ सभ्यता से ये प्रेरित लगता है। द्रविड़ सभ्यता क्योंकि दास दस्यु का जो वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, वो द्रविड़ ही थे। द्रविड़ लोगों ने प्रारंभ में सिंधु सभ्यता का उद्भव किया और आर्यों द्वारा बाद में इसे नाश कर दिया गया। तो इस दास और दस्यु के आधार पर, लेकिन हम ये स्पष्ट जानते हैं कि अगर हम उत्खनन, आज तक के जो उत्खनन हुए, वो जानते हैं कि उत्तर या सिंध और द्रविड़, इन दोनों सभ्यताओं में कोई कॉमन ऐसा स्थल नहीं मिला है द्रविड़ सभ्यता में जो सुदूर में सिंधु सभ्यता की विशेषताओं को धारण करता हो। तो ऐसी इन परिस्थितियों के ना होने के कारण भी इसको नकारा जा सकता है। स्थानीय ग्रामीण पूर्व हड़प्पा सभ्यता से विकसित, ये अगर अब देखा जाए तो अब बहुत सारे पूर्व स्थल, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के स्थल जो वहाँ पर थे, उनको हम देखते हैं। तो हम अब बहुत सारे स्थल प्रयास में सामने आ गए हैं, जैसे राना घुंडई, किली गुल मोहम्मद, क्वेटा, आमरी, कालीबंगा, हड़प्पा, उसके बाद मेहरगढ़, सबसे महत्वपूर्ण मेहरगढ़। ये जो स्थल हैं, अगर हम भारत का नक्शा देखें, भारत के नक्शे में जो पूर्वोत्तर की स्थिति होती है, इस तरह से अगर हम यहाँ वाली स्थिति, ये जो पाकिस्तान वाली स्थिति है, यहाँ ये वाला स्थिति, इधर मान लिया पूरा नक्शा नहीं बन पाएगा इसमें। तो ये जो स्थिति है, यहाँ से आप चाइना, मध्य एशिया, इधर से आप पूरे यूरोप और मध्य एशिया से जुड़ा हुआ है, उधर चाइना इस तरह से जुड़ा हुआ है, कश्मीर, तिब्बत, इस तरह से इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो इन क्षेत्रों, इन्हीं क्षेत्रों में ये क्वेटा, कालीबंगा स्थल, पूर्व हड़प्पा स्थल पाए गए। यहाँ पर जो हड़प्पा में जैसे पीपल का पेड़ है, जो मुहरे हैं, उनका पूर्व रूप इन सभ्यताओं में पाया गया है। मेटलर्जी की थोड़ी बहुत स्थिति पाई गई, हल्की फुल्की, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये विकसित अवस्था, विकासशील अवस्था में थे। और सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो मेहरगढ़ है, यहाँ पर सबसे पहले चाक पर बर्तन बनाने के प्रमाण मिले हैं। चाक पर बर्तन यहाँ पर या अस्थायी निवास के साथ प्रारंभिक, ये बलूचिस्तान का स्थल है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। तो यहाँ से इन्हीं सब सभ्यताओं से आगे बढ़ कर के संभवतः एक विकसित हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ
और ये विकसित हड़प्पा सभ्यता नगरीकरण की अवस्था में बाद में पहुंची। इसका कारण है कि कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए ऐसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन थे, उन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने इसे एक अचानक नगरीकृत सभ्यता में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी स्थल मिलते हैं वो अधिकतर नगरीकृत अवस्था में मिलते हैं, लेकिन जो स्थल ये सब हैं, ये सब स्थल हैं पश्चिमोत्तर के, इनका संबंध चूँकि एशिया, मध्य एशिया, इन सब जगहों से था, सुमेरियन सभ्यता से सीधे पहले से भी ये स्थल जुड़े रहे होंगे या वहाँ से आना जाना इनका रहा होगा। अचानक वाणिज्य, व्यापार और इनकी कृषि प्रणाली में थोड़ा बहुत सुधार हुआ होगा और इनके जो सिस्टम हैं, सामाजिक व्यवस्था, इसमें थोड़ा सुधार हुआ होगा। इससे ये अचानक जो है उन्नत सभ्यता हुई और इन्होंने एक प्रारंभिक नगरीकरण या प्रथम नगरीकरण की शुरुआत की और एक उन्नत नगर व्यवस्था भारत के इतिहास में एक उन्नत सभ्यता के रूप में इन्होंने इसको विकसित करने में सफलता पाई। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मत है, ये हड़प्पा पूर्व स्थलों से अगर पूर्व स्थलों की संस्कृत के रूप में देखा जाए तो ये इसे माना जा सकता है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि इन सब मान्यताओं को होते हुए सिंधु सभ्यता का उद्भव एवं विकास में एक समग्र परंपराओं ने काम किया है, एक समग्र व्यवस्था ने काम किया है। इसमें भारत की व्यवस्था ने, पश्चिमोत्तर की व्यवस्था ने, इसके साथ ही मध्य एशिया, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्रीट, बहरीन, इन सब जगहों ने मिल करके इसको अचानक उन्नत बनाया और एक उन्नत सभ्यता के रूप में एक हमारे सभ्यता हमारे समझ प्रस्तुत हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी देन क्या है, सिंधु सभ्यता की परिवर्ती भारतीय समाज को देन क्या है। देन अगर हम देखें सिंधु सभ्यता की भारतीय समाज को देन क्या है, तो पहले धार्मिक रूप से देख लेते हैं। धार्मिक, फिर नगरीय सभ्यता को देन क्या है, कला को देन क्या है। इन तीनों अगर देखें तो धार्मिक रूप से देखते हैं तो लिंग पूजा पहला, लिंग पूजा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। हम जानते हैं कि लिंग पूजा अभी भी प्रचलित है हमारे समाज में, अभी भी इसकी की जाती है। पशुपति शिव, ये यहाँ जो पशुपति शिव दिखाई पड़ते हैं, इस पशुपति शिव रुद्र के रूप में उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। उसके बाद हमारे धर्म का अभिन्न हो जाते हैं। पीपल का वृक्ष, इसका अंकन हमारे उसमें उसकी मुद्राओं पर, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं पर है। और कृष्ण ने भी स्वयं को अश्वत्थ संपूर्ण वृक्षानाम कहा है। अश्वत्थ संपूर्ण वृक्षानाम मतलब कि वृक्षों में वो पीपल हैं या अश्वत्थ वृक्ष हैं, संपूर्ण वृक्षों में वो पीपल हैं। अपने आप को स्वयं को या इतना पीपल के रूप में अपने आप को व्यक्त किया, इसलिए आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा भारतीय समाज में बड़े श्रद्धा के साथ की जाती है। काटना या तोड़ना इसको महापाप माना जाता है भारतीय हिंदू समाज में। इसके अलावा अगर कायोत्सर्ग मुद्रा की जैन की मूर्ति देखा जाए तो इसमें जो दाढ़ी वाले एक पुरुष की मूर्ति मिली है, कायोत्सर्ग मुद्रा में ही मिली है, तो जैन धर्म से भी इसको जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो पद्मासन मुद्रा में पशुपति शिव की मूर्ति है, बाद में उस मुद्रा में बुद्ध की मूर्तियां बनी, तो एक तरह से मूर्ति कला के विकास में भी यहीं से प्रेरणा मिली है। पशु पूजा का हम देखते हैं, पशु पूजा का अंकन, वृषभ यहाँ का महत्वपूर्ण था। और आज भी हम देखते हैं कि अगर गलियों में ये नंदी के बाद में वृषभ जो है नंदी का शिव की सवारी बना, और आज भी गलियों में अगर नंदी बैल दिखाई पड़ता है तो लोग धार्मिक पुरुष जो है उसको रास्ता दे देते हैं, उसके साथ कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। तो आज भी ये प्रचलन हमारे समाज में प्रचलित है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे मातृदेवी की पूजा, ये बाद में शाक्त धर्म या शक्ति धर्म के रूप में शाक्त धर्म प्रचलित हुआ। आज भी शक्तिपीठों के रूप में हमारे यहाँ सामने अवस्थित है। वैष्णो देवी शक्तिपीठ, इधर कामाख्या, फिर आसाम की कामाख्या, ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, तमाम सारे शक्तिपीठ
जितने शक्तिपीठ हैं वो यहीं से प्रेरित लगते हैं। तो इस तरह से धर्म में बहुत सारे योगदान है उसका। आज भी जैसे स्नानागार जो वहाँ का मिला है, वहाँ पर सामूहिक स्नान, धार्मिक माना जाता है कि वहाँ पर सामूहिक धार्मिक स्नान किया जाता था। और ये सामूहिक धार्मिक स्नान ये आज भी भारतीय समाज में बहुत व्यापक रूप पर प्रचलित है। विभिन्न धर्म, विभिन्न मौक़ों पर, विभिन्न तिथियों पर ये इसका प्रयोग किया जाता है। नदियों में लोग सामूहिक रूप से स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्घ्य देते हैं। छठ पूजा हुई, चाहे कार्तिक पूर्णिमा हुई, चाहे कुंभ मेला हुआ, इसमें सब में स्नान का ही ये सारे पर्व हैं। कुंभ मेला में करोड़ों लोग आते हैं गंगा स्नान करने संगम पर। तो ये आज भी ये प्रचलित रूप है। तो बहुत सारी इस तरह की यज्ञ को देख सकते हैं। यज्ञ वेदी हम जानते हैं कालीबंगा में मिला है। और यज्ञ आज तक हमारे समाज में जब भी नवरात्रि या इस तरह से कथा पूजन होता है तो वहाँ यज्ञ का प्रावधान आज भी लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ के माध्यम से कुछ हवि उसमें डालते हैं, इससे वातावरण शुद्ध करने का माना जाता है कि वातावरण शुद्ध होता है। तो ये अभी भी हमारे भारतीय समाज में ये प्रचलित है व्यापक रूप से। इसके बाद हम आते हैं नगरीय सभ्यता पर, उसका क्या योगदान। नगरीकरण में जो ग्रिड सिस्टम बना है, आज भी भारतीय नगर या विश्व के नगरों में जो ग्रिड सिस्टम वहाँ दिखाई पड़ता है, समकोण पर सड़कें काटती हैं, साथ में नालियाँ बनी हैं, उनमें नरमोखे बने हैं या निकालने के लिए मैन होल्स बने हुए हैं, गाद निकालने के लिए। घरों की नालियाँ निकल करके मेन होल्स में मिली हुई हैं। तो ग्रिड सिस्टम का नगरीकरण है जो, ये आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। उसके बाद जल निकास प्रणाली इतनी उन्नत नहीं है। जल निकास प्रणाली भारतीय नगरों में अभी भी, भारतीय नगर क्या दुनिया के बहुत सारे ऐसे नगर हैं जहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है जल निकास प्रणाली, जितनी अच्छी हड़प्पा की थी। अभी हम चेन्नई में बाढ़ को देखते हैं तो उसका मेन कारण है कि नालियों का जो सिस्टम है वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि वो उसको जो है पानी को इतना फ्लो में बनाए रखे कि वो पानी शहर में ना इकट्ठा होना पाए। और अतिरिक्त बारिश से ये नालियाँ जाम हो गई और पूरे चेन्नई में बाढ़ आ गई थी। अभी काफ़ी समय हो गया हालांकि। इसके अलावा जो इनके 2 मंजिला मकान थे, मकान इनके 2 मंजिला थे, पक्की ईंटें, पैमाना इनका 16 के गुणक का था। और आज भी हम जानते हैं कि अभी काफ़ी समय पहले तक 16 आने का चर्चा हम बचपन में सुनते थे। 1 रुपये 16 आने का होता था और 16 के गुणक में ये पैमाना इनका होता था। तो इस तरह से बहुत सारी परंपराएं आई हुई हैं वहाँ से। कला में अगर देखें तो जो नटराज की मूर्ति है और यहाँ पर जो कांसे की मूर्ति नर्तकी की मिली है, काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। कांसे की मूर्तियाँ बाद में दक्षिण भारत में नटराज की मूर्तियों के रूप में उन्नत रूप में प्रचलित हुई, पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में, भारत के बाहर भी। तो ये जो है यहाँ पर जो मूर्ति कला है, इसके विकास में इनका जो है बहुत योगदान है। मूर्ति कला के अलावा मृद मूर्तियाँ यहाँ की बहुत उन्नत हैं। ये मृद मूर्तियों से लगता है कि इन लोगों ने यहीं से हमारे मूर्ति पूजा का जो प्रचलन है, देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो प्रचलन है, यहीं से आया है। इसके अलावा बहुत सारे और सिस्टम हैं। चतुर्वर्ण व्यवस्था, हम जानते हैं कि वहाँ पर स्तरीकरण था। जो पूर्व और पश्चिम 2 टीले होते थे, अक्सर सारे नगरों में पाए गए हैं। पूर्व और पश्चिम 2 टीले थे, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम का टीला जो है उच्च टीले पे बनाया था। पश्चिम का टीला ऊंचा होता था और पूर्व का टीला नीचा होता था। यहाँ पर उच्च बस्तियाँ थीं, यहाँ पर निम्न बस्ती थी। इससे लगता है कि जो विभेदीकरण समाज का था यहाँ भी था। और जो व्यापारी योद्धा, शिल्पकार, श्रमिक, इसका विभाजन हम श्रमिक आवास के रूप में देखते हैं। श्रमिक आवास बने हुए थे जहाँ पर अनाज निकाला जाता था। तो इस तरह से विभाजन देखते हैं तो हम भारतीय जाति व्यवस्था का पूर्व रूप यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे हम देखते हैं कि भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता की
बहुत सारी विशेषताएं आज भी हमारे समाज में जस की तस हैं और वो हमारे समाज में एक अंग बन चुकी हैं और संभवतः ये एक परंपरा के रूप में सिंधु घाटी से तभी से चली आ रही हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।